वो एक एक्सपीरियंस्ड टैक्सी ड्राइवर था जिसने पूरी जिंदगी मेहनत की थी। सालों की बचत लगाकर उसने एक सेकंड हैंड टैक्सी खरीदी, ये सोचकर कि अब जिंदगी थोड़ी स्टेबल होगी। लेकिन एक प्लान्ड स्कैम ने उसे सीधे जिंदगी के सबसे अंधेरे मोड़ पर ला खड़ा किया। कुछ ही दिनों में उसकी नंबर प्लेट सीज कर ली गई और उसके ऊपर 40 लाख वॉन से ज्यादा का रिपेयर बिल थोप दिया गया। जब वो जवाब मांगने पहुंचा तो उसे सिर्फ मजाक और मारपीट मिली। कंपनी का मालिक उसके हाथ पर पैर रखकर दबाता रहा, वो दर्द से चिल्लाता रहा और आसपास खड़े लोग हंसते रहे। बस एक ही बात सुनने को मिली, गलती तुम्हारी है। वो हार मानने वालों में से नहीं था। वो हर पॉसिबल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गया, लेकिन हर जगह सिर्फ फाइल इधर उधर, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। जब वो पूरी तरह टूट चुका था तभी सामने आई मॉडल टैक्सी टीम। ऐसे लोगों से निपटने का एक ही तरीका होता है, रूल्स के अंदर रहकर उसी ताकत से जवाब। कुछ समय बाद टीम की जिंदगी फिर नॉर्मल हो गई। दो मैकेनिक्स राजू और विक्की ने फैसला किया कि टीम की अनयूज्ड कमर्शियल कार बेच दी जाए। दिल भारी था लेकिन मजबूरी थी तो गाड़ी सेकंड हैंड प्लेटफॉर्म पर डाल दी गई। उधर हैकर अमन टैक्सी लाइसेंस की तैयारी में लगा था। काफी कोशिशों के बाद उसे आखिरकार लाइसेंस मिल गया। भले ही वो सिर्फ एक टैक्सी मॉडल से जुड़ा था, लेकिन उसके लिए ये बड़ी अचीवमेंट थी। इसी दौरान पुराने एम्प्लॉय रवि अचानक टीम लीडर शेखर से मिलने आया। घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, इसलिए उसने कंपनी की गाड़ी छोड़कर पर्सनल टैक्सी चलानी शुरू की थी। काफी हेजिटेशन के बाद उसने पूछा, क्या मैं 3 लाख रुपए उधार ले सकता हूँ? शेखर जानता था कि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती और वो सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रही है। बिना ज्यादा सवाल किए उसने मदद के लिए हामी भर दी और कहा कि पैसे आराम से लौटा देना। जब उसने अमाउंट ट्रांसफर करने की बात की तो रवि ने इंसिस्ट किया, उसे कैश ही चाहिए। थोड़ा अजीब लगा, लेकिन शेखर ने उस वक्त ज्यादा नहीं सोचा। उधर सेकंड हैंड कार प्लेटफॉर्म का एजेंट आया, बेवजह के बहानों से प्राइस गिराई और टेस्ट ड्राइव के नाम पर कमर्शियल कार लेकर गायब हो गया। राजू और विक्की दिन भर इंतजार करते रहे, फोन भी अनरीचेबल। तभी समझ आया वो ठगे जा चुके थे। इसी बीच रवि का अचानक फोन आया। उसने कहा, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए और कॉल काट दी। उसकी आवाज से साफ था कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। शेखर तुरंत उसके घर पहुंचा। वहाँ सिर्फ पत्नी और बच्चे थे। पता चला रवि का नाइट ड्राइविंग के दौरान एक्सीडेंट हुआ था। बेटी ने एक फाइल दी, उसमें डिवोर्स पेपर्स थे पहले से साइन। शेखर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन बेड खाली था। घबरा कर बाहर ढूंढा और आखिरी वक्त पर उसे गलत कदम उठाने से रोक लिया। थोड़ा काल्म होने के बाद रवि ने पूरी कहानी बताई। कुछ दिन पहले उसने एक चीप सेकंड हैंड टैक्सी देखी थी। डीलर ने कहा सेलर को तुरंत कैश चाहिए, इसलिए प्राइस मार्केट से कम है। डीलर खुद को लॉयर बताता था और डर था कि कोई और गाड़ी न ले जाए, इसलिए उसने बिना ज्यादा जांच के अपनी पूरी सेविंग्स लगा दी। बाद में पता चला कि गाड़ी के प्रीवियस ओनर का लाइसेंस ड्रंक ड्राइविंग केस की वजह से कैंसिल हो चुका था। पुलिस और अथॉरिटीज ने साफ कह दिया, ये लीगल फैक्ट है, बदला नहीं जा सकता। घर का खर्च चलाने के लिए वो एक्स्ट्रा ड्राइविंग करने लगा। तभी डीलर ने फोन कर बताया कि एक लग्जरी कार एक्सीडेंट में डैमेज हुआ है और 40 लाख वॉन रिपेयर कॉस्ट उसी को भरनी होगी। कॉन्ट्रैक्ट देखने पर एक हिडन क्लॉज सामने आया। महीने का पैसा असल में उसके नाम पर कार रेंटल दिखाया गया था। स्कैमर्स उसकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर महंगी गाड़ियां चला रहे थे और डैमेज बिल्स उसी पर डाल रहे थे। जब उसने विरोध किया तो उसे बुरी तरह पीटा गया। मालिक ने साफ कहा, सब प्लान के हिसाब से है, पुलिस और अथॉरिटीज कुछ नहीं करेंगी। यहीं से उसकी उम्मीद पूरी तरह टूट गई। अब मॉडल टैक्सी टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पता चला डीलर का मालिक करण पहले वकील था। ड्रंक ड्राइविंग में किसी की मौत के बाद उसका लाइसेंस कैंसिल हुआ। जेल से निकलते ही उसने ये सेकंड हैंड कार रैकेट शुरू किया। टैक्सी लाइसेंसेस लिमिटेड होते हैं, इसीलिए कैंसिल होने वाले लाइसेंसेस सस्ते में खरीद कर नए ड्राइवर्स को फंसाया जाता है। ये पूरा खेल लीगल लूप होल्स पर टिका था। सच सामने आ चुका था। रवि आर्केड स्टाइल टैक्सी मशीन के सामने खड़ा हुआ। उसने कॉइन डाला। स्क्रीन पर अमन की आवाज आई। जैसे ही उसने रिवेंज बटन दबाया, मॉडल टैक्सी टीम का अगला मिशन शुरू हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दो अगला पार्ट देखने के लिए। यह कंपनी गाड़ियों से जुड़ा हर काम करती है, खरीद, बिक्री और किराया। बाहर से पुरानी और बड़ी दिखने वाली यह कंपनी अंदर से बेहद संदिग्ध थी। जिस इमारत में शोरूम था वह पूरी तरह कर्ज के बदले गिरवी रखी गई थी। शोरूम में खड़ी सभी गाड़ियां भी वित्तीय कंपनियों से लिए गए भंडारण अर्ण पर थी, अर्थात अपनी जेब से एक पैसा लगाए बिना ही यह लोग बड़ी गाड़ी व्यापार कंपनी चला रहे थे। अगर कभी कोई गड़बड़ी हो भी जाए तो बिना किसी नुकसान के आसानी से बच निकलते। बदले की योजना से पहले टीम को एक काम करना था, बिना चालक के किराए पर दी गई उस लग्जरी कार को ढूंढना। जब तक वह कार नहीं मिलती समस्या खत्म नहीं होती। करण और जोया को कंपनी का नाम कुछ जाना पहचाना लगा। जैसे ही वे शोरूम के सामने पहुंचे और दरवाजा खुला, सामने खड़ा आदमी देखते ही करण का सब्र टूट गया। वही ठग था जिसने उस दिन उसकी कार हड़प ली थी। करण गाड़ी से उतरकर उस पर टूट पड़ा और बाकी रकम मांगी, वरना कार वापस ले जाने की धमकी दी। लेकिन सामने वाला साफ मुकर गया। तभी विक्रम विदेशी पहलवानों के साथ पहुंचा। उसके इशारे पर करण को उठाकर दूर फेंक दिया गया। मजबूर होकर उसे पीछे हटना पड़ा। इसी बीच गौतम से खबर आई, लग्जरी कार का पता चल गया था। वह पास ही थी और किसी व्यक्ति को टक्कर मार चुकी थी। मौके पर पहुंचते ही कार दिख गई। बताया गया कि इस कार का 1 महीने का किराया 15 लाख वोन है। ताशी ने साफ किया कि वास्तविक किराया इससे कहीं ज्यादा होता है। बिना चालक के नाम पर ली गई कार आमतौर पर
वही लोग लेते हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड होता है या जो अपराध की योजना बना रहे होते हैं। सच भी यही निकला। एक बदमाश उस कार को लेकर पैदल क्षेत्र में घुस गया और लोगों को डराते हुए बेतरतीब दौड़ाने लगा। एक कर्मचारी हट नहीं पाया। बदमाश ने धमकाया कि मरम्मत का खर्च 10 लाख वॉन आएगा। डरे हुए व्यक्ति ने बिना विरोध किए वहां से निकलना ही बेहतर समझा। ताशी से ये सब देखा नहीं गया। उसने सामने आकर रिमोट से कार लॉक कर दी। बदमाश हमला करना चाहता था लेकिन कुछ कर नहीं पाया। टीम की मदद से उसे गली में फंसाकर आसानी से काबू कर लिया गया। कार से एक अहम अनुबंध भी मिल गया। जांच के बाद पता चला कि कार में कोई बड़ी तकनीकी खराबी नहीं है, इसलिए अनुबंध तुरंत रद्द नहीं किया जा सकता। गौतम ने बताया कि कार विजय के नाम पर है और नियमों के अनुसार बीच में अनुबंध तोड़ा नहीं जा सकता। या तो किसी और के नाम स्थानांतरण होगा या अवधि पूरी करनी होगी। योजना बदली गई। अवधि पूरी होने तक इंतजार करना और पैसा जुटाना तय हुआ। विजय के दस्तावेज वापस मिल चुके थे लेकिन उसे भी एक विश्वसनीय एजेंट से कार खरीदनी थी। उधर एलीट कार्स ने नया शिकार चुन लिया। ये लोग पहले ग्राहक की नौकरी, परिवार और हालात की जानकारी लेते और फिर उसी हिसाब से जाल बिछाते। नया निशाना, अभी स्थायी नौकरी मिली थी। पत्नी 7 महीने की गर्भवती थी। अस्पताल आने जाने के लिए सेकेंड हैंड कार चाहिए थी। जानकारी मिलते ही ठगी की योजना तैयार हो गई। विक्रम पहले से ही गुस्से में था। जैसे ही उसे नए शिकार की खबर मिली उसने सब्र छोड़ दिया। अनुबंध पर हस्ताक्षर होते ही विक्रेता का व्यवहार बदल गया और 20 लाख वॉन अतिरिक्त मांगे गए जो अनुबंध में कहीं लिखे नहीं थे। युवक समझ गया कि उसके साथ धोखा हो रहा है और उसने सौदा रद्द करना चाहा। जवाब मिला, 20 लाख वॉन रद्दीकरण शुल्क दो वरना यहीं रुको। तभी विक्रम गुंडों के साथ आया। युवक ने उसके वकील होने पर सवाल उठाया। ये सुनते ही विक्रम भड़क उठा। उसने औजार से हमला किया, फिर अपने कर्मचारियों को थप्पड़ मारे और उल्टा युवक पर झूठा आरोप लगा दिया। साफ धमकी दी गई कि अगर विरोध किया तो उसके परिवार को नुकसान पहुंचेगा। ये सब देव छिपकर देख रहा था। जैसे ही घायल युवक को बाहर घसीटा जाने लगा, देव तेजी से कार लेकर शोरूम में घुसा। टक्कर से माहौल बिगड़ गया। साधारण वेश में उतरकर उसने ध्यान भटकाया और गरम कॉफी विक्रेता पर गिरा दी, फिर दोहरे अनुबंध नष्ट कर दिए। इसी अफरा तफरी में युवक वहां से निकल गया। विक्रम ने नुकसान की भरपाई मांगी। देव ने शांति से कहा कि वह कार खरीद लेगा और मरम्मत का खर्च भी देगा। उसने बाजार से बहुत महंगी सेकंड हैंड कार खरीद ली लेकिन थोड़ी दूर जाते ही कार बेकाबू हो गई। ब्रेक फेल, एक्सीलेटर अटक गया, गियर जाम। सूझबूझ से देव ने निर्माण स्थल में कार मोड़कर रोकी और मदद के लिए फोन किया। जांच में पता चला कि यह 3रे स्तर की बाढ़ प्रभावित कार थी जिसमें इंजन तक पानी घुसा था। ऐसी कारें सड़क पर बेहद खतरनाक होती हैं। आमतौर पर ऐसी गाड़ियों के निशान होते हैं, सीट बेल्ट के सिरे पर कीचड़, स्टीयरिंग और दरवाजों की सील में गंदगी। लेकिन अनुभवी ठग सब साफ करवा देते हैं। वे कबाड़ हो चुकी बाढ़ग्रस्त गाड़ियों को मरम्मत कर प्रीमियम बताकर महंगे दामों में बेचते हैं। कानून के अनुसार ऐसी कारों को कबाड़ घोषित करना अनिवार्य है। फिर भी खुलेआम बिक्री से साफ था कि पीछे कोई अवैध नेटवर्क काम कर रहा है। गौतम ने शोरूम में आने जाने वाले टो ट्रकों की जांच शुरू कर दी। उधर अध्यक्ष ने विजय के नाम की आयातित कारी अपने नाम कर ली और उसे कुछ पैसे देकर नया जीवन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी दौरान ताशी ने चुपके से विक्रम और उसके आदमियों की बातें सुन ली। पता चला कि वे ऑनलाइन अलर्ट के जरिए काम करते हैं। भारी बारिश, डूबी हुई कार, तुरंत बिक्री जैसे संकेत मिलते ही उन्हें सूचना मिल जाती है और यहीं से उनकी अवैध कमाई का खेल शुरू होता है। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दो अगला पार्ट देखने के लिए।